हेलो फ्रेंड्स, मैथ एजुकेशन राजभवन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th, जिसका नाम है त्रिभुज। जी हाँ, आज से हम लोग देखेंगे अपना नया न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग त्रिभुज चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर त्रिभुज जो आपका चैप्टर है, बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि त्रिभुज आप लोगों को समझ में नहीं आता है। इसका देखिए दो ही रीजन है। सबसे पहला जो रीजन आपका होता है कि जो चैप्टर है आपका ये त्रिभुज, आपका थोड़ा सा ये चैप्टर बहुत ही लंबा होता है और इसमें आपका बहुत ज़्यादा थ्योरम का उपयोग किया जाता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों ने क्लास 9th में सही रूप से उसको पढ़े नहीं होते हैं, तो इसको प्रॉब्लम आती है कि क्लास 9 में जो हमारे पास दिया होता है कि क्लास 9th और 10th में आप लोग को सेम दिया गया था, वहाँ पे आप लोग अगर वहाँ पर सही से आप लोग नहीं पढ़ते हो, क्योंकि क्लास 9th वाला जो चैप्टर होता है आपको क्लास 9th में लगभग इससे रिलेटिव आपको 5 या 6 चैप्टर वहाँ पर किया गया है। और वहीं से मिलाकर यहाँ पर जो क्लास 10th में त्रिभुज बनाया जाता है। और यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज की जो आकृतियाँ होती हैं, इस आकृति में सबसे पहला जो पॉइंट तो आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि समरूप और समरूप आकृति क्या होता है और मेरे पास सर्वांग क्षमता क्या होते हैं। तो हम अपने इस वीडियो में आप लोग को यह समझाने वाला हूँ आज। और यह वीडियो अगर आप लोग लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए, तो जो चैप्टर इसके बाद हमारे पास जो स्टार्ट होंगे वो लगाने में आप लोग को बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यह देखेंगे कि सबसे पहला जो सर्वांगक्षम आकृति किसे बोलते हैं। जी हाँ, सर्वांगक्षम आकृति किसे कहते हैं, या तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, क्योंकि क्लास 9th में ही दिया जाता है सर्वांगक्षम। और जो हमको क्लास 10 जो पढ़ना हो, हमको क्लास 10th में यह पढ़ना होता है कि समरूप आकृति क्या होता है। जी, हमको जो यहाँ पर देखना होता है क्लास 10 में जो हमारा पूरा चैप्टर दिया गया है, वो आपका जो क्लास 10 में हमको देखना होता है वो दिया गया है कि समरूप। जी हाँ, हमको क्या पढ़ना है कि समरूप आकृति किसे कहते हैं। तो आइए हम इसको भी आज एक्सप्लेन करेंगे। और हम लोग सर्वांगक्षम आकृति किसे कहते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैं उसको भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देखिए, समरूप सर्वांगक्षम क्या होते हैं। सर्वांगक्षम आकृति का मतलब होता है कि जिसके समान आकार हो और समान देखिए समान आकार एवं समान अमाप हो। अमाप का मतलब क्या होता है आपका फ्रेंड्स, अमाप का मतलब होता है आपका साइज। जी हाँ, साइज का मतलब क्या होता है, जो साइज अगर आपका बराबर रहेंगे और आपका शेप बराबर रहेंगे, हम कह सकते हैं जो आकृति रहेगा वह क्या रहेगा, सर्वांगक्षम रहेगा। अगर वह आपका यहाँ पर अगर इसके आकार बराबर रहेगा, अगर आपका अमाप बराबर अर्थात साइज बराबर नहीं रहेंगे, हम लोग उसको कह सकेंगे वह त्रिभुज क्या है, वह समरूप आकृति है। क्योंकि इसका जो डिफिनेशन होता है वो होता है कि समान आकार परंतु अमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। अर्थात यह है कि अगर उसका समान आकार समान रहेगा लेकिन जो उसका माप है अगर वह आपका समान नहीं रहेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, समरूप है। इसका मतलब कि सभी सर्वांगक्षम जो आकृति होती है वह समरूप हो सकता है। सभी सर्वांगक्षम जो आकृति का रहेगा वह तो समरूप हो सकता है, लेकिन बट मेरे पास ऐसा पॉसिबल या नहीं है कि सभी समरूप आपके सभी सर्वांगक्षम कहलाए। ऐसा क्यों है, तो हम लोग फिगर के माध्यम से आप एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला अगर हम लोग फिगर लेते हैं, देखिए मैंने लिया था 4 आकृति लिया है, 1 2 3 4। ये देखिए 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने फ्रेंड्स ये जो वृत्त बनाया गया है हमने अपने बोर्ड पे बनाया है। अगर आप अपने नोटबुक पे बनाएंगे तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आप उसके गोले प्रकार की सहायता जब आप बनाएंगे तो वहां पे आपकी समान आकृति बनेगी जितना भी सेंटीमीटर का आप बनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पर त्रिभुज लिया है, और सॉरी यहाँ पर आपने का वृत्त लिया मैंने 4 शेप आकार का, और यहाँ पे मैं वृत्त आपका यहाँ पर देखिए वर्गाकार लिया, वर्ग लिया है, स्क्वायर लिया हूँ, और यहाँ पे आपके त्रिभुज टाइप के लिया गया है। तो हम लोग इसके माध्यम से देखेंगे कौन सी आकृति आपका सर्वांगक्षम है और कौन सा आपका समरूप है। तो चलिए देखिए, पहला अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आकृति 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहला अगर आप देखो तो सर्वांगक्षम की बात करी जाए तो हमने बताया था सर्वांगक्षम में आपको आकार भी बराबर होने चाहिए और आपका जो साइज या जो माप रहेगा वो भी आपके इक्वल होने चाहेंगे, तभी हम लोग लिख सकते हैं कि यह क्या रहेंगे, यह त्रिभुज क्या रहेगा, सर्वांगक्षम आकृति का रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग देखिए कि आकृति 1 2 3 4 में 1 जो है सबका देखिए आकार तो फ्रेंड्स सबका सेम है। जी हाँ, आकार तो सबका सेम है, क्योंकि सभी हमारे पास क्या है, सभी मेरे पास वृत्त है, और वृत्त कोई छोटा बनाया गया है कोई बड़ा बनाया गया है, उससे आपका वो नहीं है, जब आप बनाओगे तो वो हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए सभी आकार तो सेम हो गए। अब बट हमको यह देखना है
कि सबके अमाप भी बराबर होने चाहिए। क्या होने के लिए? सर्वांशम होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये 3 सेंटीमीटर आपका दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब कि सभी आकार तो आपके बराबर समान बराबर नहीं है। अगर हम लोग 4 आकृति दिए बराबर कौन से, उसको आप लिख सकते होगे। अगर यहाँ देखा जाए तो आकृति 2 और आकृति 4, इसमें भी देखिए 3 सेंटीमीटर, इसमें भी 3 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे समान, तो जो आकार और समान है ही नहीं, ये तो बड़ा वृत्त है, ये तो छोटा वृत्त है। फ्रेंड्स ये है कि हमने यह बोर्ड पे बनाया है। अगर आप 3 सेंटीमीटर गोले प्रकार की सहायता से बनाएंगे, अपने कॉपी या नोटबुक कॉपी पे बनाएंगे, तो वहाँ तो 3 सेंटीमीटर आप बनाएंगे, तो इसका भी तो 3 सेंटीमीटर बनाएंगे, तो आपका इक्वल आ जाएगा। उससे आपका ये नहीं देखना है। बस मैंने यहाँ पर लिया समझाने के लिए आप लोगों को। ये देखिए 3 सेंटीमीटर इसका जो साइज है, मतलब तो अर्थात माप जो बराबर हो गए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम लिख सकेंगे कि आकृति, यहाँ पर आकृति 2 और 4, आकृति 2 और 4 ये क्या रहेंगे? आपके सर्वांशम रहेंगे। तो चलिए देखिए कौन कौन से हमारे पास सर्वांशम है, तो इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। आकृति 2 और 4 क्या रहेंगे? सर्वांशम रहेंगे। क्यों? हमने बताया था उनका आकार भी सेम है और 2 का मेरे पास क्या साइज भी आपका सेम हो रहा है। तो अब नेक्स्ट में देखेंगे इसका। देखिए मेरे पास क्या है, ये आपको यहाँ पर वर्ग लिया गया है, स्क्वायर लिया गया है। अब यहाँ पर अगर स्क्वायर की बात करी जाए तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ मैंने भूल गया थे, मान लीजिए मेरे पास है 6 सेंटीमीटर का बनाया हूँ, तो आकृति 5, आकृति 6, आकृति 7, आकृति 8 मैंने लिया, स्क्वायर टाइप का लिया है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमको यह देखना है कि ये बताइए सर्वांशम है कि नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन देखिए, सबका आकार तो सेम है, सबका आकार एक जैसा। इसका मतलब कि जो सबका आकार सेम रहेगा वह समरूप तो हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर अब आपको यहाँ पर देखना होगा इसके आकार बराबर है या कि नहीं, इसके अमाप बराबर है कि नहीं। देखिए आकृति अगर देखा जाए 7 और 8 दोनों के 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि लिख सकते हैं हम लोग आकृति 7 और 8। और इसमें अगर देखा जाए तो त्रिभुज, अब सभी त्रिभुज समरूप आपके नहीं हो सकते हैं। यह कंडीशन है इसमें नहीं है कि सभी त्रिभुज आपके क्या हो जाए, समरूप हो जाए। क्योंकि अभी देखिए मेरे पास त्रिभुज का शेप अगर देखो, त्रिभुज हम लोग 2 टाइप से देख सकते हैं। कभी कभी क्या देखो त्रिभुज इस टाइप से भी दिया होता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ त्रिभुज इस टाइप से बनाए होते हैं, इस टाइप से बनाए होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ सभी के जो यहाँ पर त्रिभुज है वह सभी त्रिभुज आपके समरूप नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कंडीशन में आपका त्रिभुज, मैंने बताया है किसी कंडीशन में आपको त्रिभुज सब बनाया हुआ मिलेगा और किसी में आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी जो त्रिभुज की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसमें और इसमें, तो इसका जो आकृति आपका 10 है और 12 दिख रहा है वो आपका सेम दिख रहा है। क्योंकि इसका जो आकार है वह तो बराबर है, आकार तो सभी के बराबर है। जी हाँ, इसका आकार तो सभी के बराबर, वह समरूप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान वाली बात यह है कि इसके जो अमाप है, अमाप मतलब जो साइज है वह आपके बराबर होने चाहिए। अगर वह साइज में और इसके अमाप में बराबर है तो हम लोग कह सकेंगे कि वह क्या है, सर्वांशम है। तो यहाँ पर देखिए लिख सकेंगे हम लोग कि आकृति 10 और 12 ये सभी क्या है, ये सभी मेरे पास क्या कहलाएंगे, ये सभी आपके सर्वांशम कहलाएंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्वांशम किसे कहते हैं। मैंने यहाँ पीछे आपको क्लास 9 का यहाँ पर आपको डिटेल में पूरा बताया है कि सर्वांशम किसे कहते हैं। तो अब आइए हम लोग क्या देखते हैं, इसका आकार देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका जो देखेंगे कि इसका समरूप क्या होता है। हमने बताया था ना, समरूप समान आकार परंतु अमाप का समान होना। अगर आपके आकार बराबर हैं और अमाप बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे, वह समरूप कहलाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए पहला जो इसका तो जो क्या है, समान आकार का। अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो आप लोग क्या होगा, सभी के पास एंड्रॉइड फोन होगा, सभी के पास आपके पास एंड्रॉइड फोन है। तो वहां पर क्या देखा जाएगा कि अभी हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को जूम करके आपको देखना होता है। मान लीजिए यही है, अगर हम किसी भी चीज को जूम करेंगे तो आपका मान लीजिए कोई पिक्चर यहाँ पर लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी का इमेज या कुछ आप देख रहे हैं, अगर किसी का शेप ले रहे हो, किसी को अगर आप जूम करते हो तो वहाँ जो फिगर रहेगा आपका चेहरा देखा जाए तो बदल नहीं जाएगा वहां पर। बस
डिफरेंस क्या रहेगा आपका, जो उसका आकार है और जो उसका आकृति है वो आपका थोड़ा सा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आपका थोड़ा सा जूम हो जाएगा, लेकिन जो उसका आकार देखा जाए तो वह तो वही उसी प्रकार का रहेगा। इसका मतलब जो उसका आकार है तो सेम रहेगा, परंतु उसका जो अमाप जो साइज है वो आपकी बदली जाएगी। जहां हम लोग इतना छोटा देख रहे थे, अगर आप उसी फिगर को जूम करेंगे तो थोड़ा सा इस टाइप से दिखेगा। तो इसका मैं कह सकते हैं जो वह फिगर रहेगा आपका वह आकार तो बराबर है, जो जैसा दिख रहा है वही दिखेगा, थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन परंतु उसका जो अमाप है वह आपका बराबर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर साइज की अगर बात किया जाए तो साइज आपका बड़ा छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब वह तो समरूप हो सकता है, परंतु आपका जो सर्वांगसम है वह नहीं हो सकता है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर है, अगर इसके भुजा का अनुपात किसी त्रिभुज में दिया गया होगा, बताइए समरूप है कि अवरूप है। तो चलिए देखिए, अब तो हम लोग यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग लिखना चाहें कि कौन सा समरूप, तो लिख क्या सकते हो 1 2 3 4 सभी आकृति क्या लिखोगे, आकृति 1 2 3 4, और आपका इधर आकृति हो जाएगा 5 6 7 8, और आकृति आपका नेक्स्ट हो जाएगा 9 10 11 एंड 12। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, ये सब क्या है, ये आपके समरूप है। समरूप कैसे, हमने बताया था ना आपको अभी, समरूप इस आकार का हमारा होगा कि उसका अगर आकार आपका सेम रहेगा और अगर आपका अमाप बराबर नहीं है तब भी हम लोग उसको कहेंगे क्या है, वह समरूप आकृति है। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया हो कि समरूप किसे कहते हैं और सर्वांगसम किसे कहते हैं। तो आइए एक बार हम लोग फिर से रिविजन कर लेते हैं। अगर किसी का सर्वांगसम होने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। पहला तो आपका जो आकार है वह सेम होना चाहिए, दूसरा उसका जो अमाप है, अमाप भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आपका शेप और साइज दोनों सेम है तो हम लोग कह सकेंगे वह सर्वांगसम आकृति है। अगर उसका आकार सेम है और आपका साइज सेम नहीं है, बराबर इक्वल नहीं है, हम लोग तब भी कह सकते हैं सभी जो भी रहेंगे, सभी त्रिभुज जो रहेंगे वह कहलाएंगे क्या है, उसका वह समरूप आकृति कहलाएंगे। इस प्रकार से जो हमने डिटेल मैंने बताया था आपका यहाँ पर, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहाँ पर समरूप बराबर हो। और दूसरी कंडीशन होती है और उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। अगर उनके कोण बराबर रहेंगे और भुजा का अनुपात हमारा बराबर रहेगा तो हम लोग कह सकेंगे कि वह जो आपका त्रिभुज रहेगा वह क्या रहेगा, आपका समरूप रहेगा। तो चलिए हम लोग कुछ, मैं एग्जाम्पल कुछ शेप टाइप का लेकर आया हूँ और इसकी सहायता से हम लोग समझेंगे कि कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि सर्वांगसम यहाँ तो हम लोग को पढ़ाना नहीं है। सर्वांगसम यहाँ जितना भी आपको यहाँ पर सिद्ध करना होगा, प्रूफ भी करना होगा, हम लोग कहेंगे क्या, समरूपता ही दिखाना होता है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि समरूप को प्रदर्शित कैसे करते हैं। समरूप का जो सिंबल होता है वो आपका समरूप का त्रिभुज इस आकार का क्या रहेगा, आपका इसका सिंबल रहेगा, ठीक है। इस आकार का हम लोग बनाएंगे, क्या करेंगे, ये आपका सिंबल प्रतीक हो जाएगा, समरूप को दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ आकृतियां लेके आया हूं, आप लोगों को इसमें देखकर बताना है कि कौन से समरूप है कौन से समरूप नहीं। अगर यहाँ देखा जाए, पहली कंडीशन, यदि उनके कोण बराबर हो। कोण बराबर होने का मतलब कि अंदर का जितना भी रहेगा आपका इक्वल होना चाहिए, साथ में उनकी भुजा का अनुपात भी इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखिए, इसका 105 डिग्री, ये भी 105, ये भी 100, ये भी 100, और आकृति भी बराबर होनी चाहिए। एबीसी के 70 डिग्री, 70 50, इसका मतलब कि कोण तो बराबर हो गए, एबीसीडी के कोण तो बराबर हो गए दोनों के, एबीसीडी के और पी क्यू आर एस। एक कंडीशन तो फाइल हो गया आपका कि कोण बराबर हो गए। दूसरा जो है भुजा का अनुपात आप बराबर करा लेंगे तो हम बोल सकेंगे, क्या कहेंगे, यह आपके समरूप हैं। तो चलिए देखिए 2.1, इसका 21 सेंटीमीटर इसका हो गया, और इस वाले एंगल का ये भी आपको कितना हो जाएगा, ये आपका 4.2, मैंने यहाँ पर बोल गया था, ये आ जाएगा 4. इसका मतलब कि हम लोग लिख सकेंगे कि 4.2 अपॉन बटे 2.1 इज इक्वल टू, अब इसका ले लीजिएगा ए बी अपान पी क्यू, पी क्यू अपान ए बी, तो 3 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू, ये तो आपका इसका एंगल। अब इसका एंगल आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2, 5 अपान का 2.5 इज इक्वल टू, अब इसका एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा 4.1, अनुपात ले रहे हैं बटे 2.4। अगर हम लोग सॉल्व करें, देखिए 1 दूनी 42, 15 दूनी 30, और 2.5 दूनी 5 ही होता है, 24 दूनी 38। इसका मतलब यहाँ भी 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। इसका जो क्या है, भुजा का जो अनुपात है वह एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। जब भुजा का अनुपात इक्वल है तो हम लोग कह सकेंगे कि ए बी सी डी क्या है, समरूप है किसके, पी क्यू आर एस के। जी हाँ, ए बी सी डी पी क्यू आर एस की क्या है, समरूप है, अर्थात यह है आपका समरूप हो जाएगा। चलिए सेकंड आप लोग देखिए, हम लोग कुछ आकृति यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए दोनों का सबसे पहले तो आकृति सेम है, ठीक है, आकृति दोनों का सेम है और आकार भी क्या है, आकार भी एक जैसा है।
पहला स्टेप आपका फॉलो हुआ। सेकेंड, इनके कोड भी आपका देखिए आपस में बराबर 90 90 90 सबका है, कोड भी तो बराबर हो गया। सेकंड हमको फॉलो कराना, इसके भुजाकार अनुपात बराबर होना चाहिए। ये देखिए 3 हो गया, ये भी 3 होगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। कितना हो जाएगा, अगर हम लोग करेंगे 3/3 तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट करके। और यहाँ पर देखा जाए अब इसी का 3/3.5, यहाँ पर अगर देखे तो इसका 3 इसका 3.5 है, हमको क्या होना चाहिए, भुजा के अनुपात तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, इसका 3.5 बटे आ रहा है 3, तो अर्थात अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकोगे आप, 3.5/3, तो ये भुजा का अनुपात तो बराबर हुआ नहीं। जब एक ही बराबर नहीं है तो सारे बराबर होकर क्या करेंगे, भुजा तो बराबर ही नहीं आ रहे। हमने बताया था कि अगर इसके भुजा भी बराबर रहेंगे, कोण भी बराबर, तभी वह अर्थात कह सकेंगे कि इसका जो अगर नाम देना चाहिए क्या लिख सकते हैं, ABCD PQRS। तो हम लोग कह सकेंगे कि ABCD और PQRS समरूप नहीं है। हमने बताया था क्यों नहीं समरूप है, तब आप लोग जान ही गए होंगे। अब यह एक और दिया गया है, यहाँ पर अगर सबसे पहले देखा जाए तो ये आपका क्या है, ये आपका 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन इसके आकार है नहीं सेम है। जब इसका देखिए आपका भुजा का अनुपात बराबर है, अगर भुजा का अनुपात देखा जाए तो ये भी 4.2.1 है, और इसका देखा जाए ये भी 4.2, आपका इक्वल आ जाएगा, 2 पॉइंट सबका इक्वल है। भुजा का अनुपात तो इक्वल है, परंतु इनके कोण बराबर ही नहीं है। अगर ये देखा जाए तो 90 बन रहा है, यहाँ पर क्या 90 बने, इसका तो कोण बराबर नहीं। आकृति भी समान, इसको लिख सकते हैं कि अर्थात कह सकेंगे हम लोग क्या कि ABCD और PQRS समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, हमने बताया था क्यों नहीं समरूप है, क्योंकि इनके जो भुजा का अनुपात होता है इक्वल आ रहा है, आपका कोण एंगल बराबर नहीं है, और आपका शेप जो होता है वो भी आपका बराबर नहीं है। हम लोग कहेंगे ये समरूप नहीं है। और इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जी हाँ, और एक और बात कि अब हम लोग पढ़ेंगे इसका 6.1 का जितना भी इंट्रोडक्शन था मैंने आपको करवा दिया, जो भी हमको पढ़ना होगा। तो अब हम लोग देखेंगे इस पे कुछ जो क्वेश्चन बुक में दिए गए